हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं वीरेंद्र। आज के हमारे सेशन का टॉपिक है हाउ टू राइट एसईओ कंटेंट। आपको ऐसा कंटेंट कैसे लिखना है जिस पे वो गूगल पे रैंक करे, उस पर बहुत सारा ट्रैफिक आए और जो आपका इंटेंशन है कि उस यूज़र को वो सारी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेकर आए वेबसाइट के ऊपर। तो वैसा कंटेंट कैसे लिखना है आपको, तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एसईओ कंटेंट में, वो है कि कीवर्ड रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। सबसे फर्स्ट थिंग, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए कुछ टूल्स हैं, जैसे कि गूगल कीवर्ड प्लानर है, एएचआरएफ टूल है एंड देन उबर सजेस्ट है। कुछ और टूल्स भी हैं इनके अलावा, लेकिन ये टूल्स कुछ बेस्ट है जो आपका जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा उनसे। फॉर एग्जांपल, गूगल कीवर्ड प्लानर है जो गूगल का खुद का टूल है, जो गूगल एड्स में इनबिल्ट आता है और फ्री टू यूज़ है। तीनों टूल्स फ्री टू यूज़ के पेड वर्जन भी है, जैसे उबर सजेस्ट का पेड वर्जन भी है और एचआरएफ का भी है, लेकिन आप फ्री वाले में कंटेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो इनमें आपको क्या करना है कि जो आपका कीवर्ड है, जो भी की फ्रेज आपकी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वेब पेज का कंटेंट है या चाहे फिर ब्लॉग पोस्ट का है, तो उस टॉपिक को जाकर आपको यहाँ पे सर्च करना है और कुछ कीवर्ड आइडियाज़ आपको पिक करने हैं। तो वहाँ से आपको वॉल्यूम भी पता चल जाएगी कि उस कीवर्ड पे कितने सर्चेस मंथली आ रही है। फॉर एग्जांपल, आपका टॉपिक है वेब डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया। फॉर एग्जांपल, एक वेब पेज बना रहे हैं आप वेब डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया पर, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इस कीवर्ड पे कितने लोग सर्च कर रहे हैं मंथली इंडिया में। वहाँ पे आप कंट्री डाल सकते हैं कि इंडिया के लिए है, यूके है, यूएस है। फॉर एग्जांपल, आप मोस्टली मानते हैं इंडियन ऑडियंस के लिए आप टारगेट कर रहे हैं उसको, तो वहाँ पे इंडिया डाला और वेब डेवलपमेंट कंपनी सर्च किया, तो वहाँ पे आपको आइडिया मिलेगा वेब डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया पर कितना वॉल्यूम है प्लस कॉम्पिटिशन क्या है। आपको कॉम्पिटिशन में ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर जैसे कि गूगल कीवर्ड प्लानर में वहाँ दिखाता है हाई, लो एंड मीडियम। तो आपको हमेशा ट्राई करना, जब नई वेबसाइट होती है कि जब आपकी डोमेन ऑथोरिटी थोड़ी लो है और कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट रैंक नहीं कर रहा है, तो उस टाइम आपको जो लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स है वो ज़्यादा पिक करने चाहिए। और लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है, लॉन्ग टेल का मतलब है कि जिन कीवर्ड्स में ज़्यादा वर्ड्स हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया, इसमें ज़्यादा वर्ड्स है रेदर देन वेब डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट कंपनी पे। तो आपको जो भी टॉपिक हो, आपका जैसा भी हो, चाहे ब्लॉग पोस्ट के लिए कर रहे हो चाहे कोई दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो उस कीवर्ड को, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ज़्यादा पिक करने चाहिए आपको कंटेंट में। देन उबर सजेस्ट है, वो नील पटेल का टूल है, तो वो भी आपको कीवर्ड रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, बेटर है इससे भी, क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आपको जो कीवर्ड के साथ साथ ये भी बताएगा कि कौन से पेजेस उन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है करंटली गूगल पर। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, वो पेज ओपन कर सकते हैं, देन उन्होंने क्या किया वो चेक कर सकते हैं, प्लस सोशल मीडिया पे क्या कितने शेयर आ रखे हैं उन पेजेस पर, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च फर्स्ट आपका स्टेप रहेगा, टॉपिक जो भी स्टार्ट करेंगे उस कंटेंट क्रिएट करना उससे पहले। देन जब कीवर्ड रिसर्च कर लेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड ज़्यादा यूज़ करने। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कैसे होते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल देखते हैं हम कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कैसे और ज़्यादा कीवर्ड्स लॉन्ग टेल वाले कैसे फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से बेनिफिट होंगे इसमें। जैसे कि मेरा कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ कि 10 बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, तो जैसे इसमें एक कीवर्ड मेरा ये भी बनता है बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग। इस पे वॉल्यूम बहुत अच्छी होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं इस पे, लेकिन कंपटीशन बहुत हाई होगा इसके ऊपर। इसके अलावा थोड़ा-सा लॉन्ग टेल और ढूँढने जाऊँगा मैं, तो बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, तो इस पे क्या है, इससे वॉल्यूम कम होगी लेकिन कंपटीशन थोड़ा कम होगा। तो उस पे और लॉन्ग टेल कीवर्ड के लिए चला जाऊँ, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स बिफोर बेड, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स एवरी डे। तो इन पे क्या होगा कि वॉल्यूम कम होगा लेकिन कंपटीशन बहुत लो होगा, और अगर मैंने एक कीवर्ड्स इस टाइप से कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ किए तो मेरे रैंक करने के चांसेस जल्दी बढ़ जाएँगे। अगर आपने हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स पे वर्क कर लिया तो आपकी वेबसाइट रैंक करने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपकी नई वेबसाइट है या फिर मीडियम लेवल पे वेबसाइट है जिन पे ट्रैफिक बहुत कम है, और जो आपकी कॉम्पिटिटर्स है, जो टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको बीट करना बहुत मुश्किल है इस कीवर्ड के साथ। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए। और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फाइंड करने का एक और तरीका है, गूगल सर्च ओपन कर लीजिए आप। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने रनिंग शूज़ लिखा, रनिंग शूज़ पे क्या है कि कीवर्ड्स इस पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हाई होगा, तो आपको स्पेस करेंगे तो आपको नीचे आइडियाज़ देंगे, रनिंग शूज़ नियर मी, रनिंग शूज़ फॉर वुमेन, फॉर मैन, फॉर फ्लैट फीट, फॉर नाइक ब्रांड्स, तो इस हिसाब से मिलेंगे। अगर आपने यहाँ तक गया, फॉर एग्जांपल रनिंग शूज़ फॉर मैन, उसके बाद और स्पेस किया आपने, तो और आइडियाज़ देगा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के, तो वो भी आप अपने टॉपिक से रिलेटेड सर्च करके पता कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फाइंड करके कंटेंट में यूज़ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। देन कीवर्ड रिसर्च और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकालने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आपको जो टाइटल लिख रहे हैं उस टाइटल को आपको यूज़र फ्रेंडली रखना है, शॉर्ट रखना है, प्लस इंटरेस्टिंग रखना है। तो टाइटल लेंथ की बात करेंगे सबसे पहले, टाइटल लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो टाइटल है, जो टैग हेडलाइन है, जो कि गूगल में फॉर एग्जांपल आपका रैंक कर गया वेबसाइट, और जो वहाँ पर वेब पेज या आर्टिकल शो हो रहा है वहाँ पर, और उसके वो आपका कटना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ज़्यादा लेंथी रखेंगे, फॉर एग्जांपल आपने 75-80 वर्ड्स का रख लिया कैरेक्टर्स का,
75 to 80 कैरेक्टर्स का रख लिया तो आपका वहाँ पर जो कट जाएगा वहाँ पर टाइटल, इसलिए आपको हमेशा शॉर्ट रखना है। शॉर्ट का मतलब टाइटल की लेंथ आपकी होनी चाहिए 65 to 70 कैरेक्टर्स तक। इससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे कैरेक्टर्स अपने टाइटल में तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत बार सर्च इंजन में आप कुछ टाइटल होते हैं वो कट जाते हैं, लास्ट में डॉट डॉट आ जाते हैं, तो वैसा आपके साथ हो जाएगा उस टाइटल के साथ। दूसरा, आपको फोकस कीवर्ड है वो टाइटल में यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आपका फोकस कीवर्ड है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, जैसे कि इनका सबका ये कुछ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग पे कुछ रैंक कर रहे हैं आर्टिकल्स, उनका फोकस कीवर्ड था व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो इन्होंने फोकस कीवर्ड को टाइटल में एज इट इज यूज़ किया है। ये नील पटेल, देन रिलायबल सॉफ्ट, मार्केटो, मेलचिम्प, सब जो टॉप वेबसाइट्स हैं मार्केटिंग में, उन्होंने सबने इस पर कवर किया और अपना जो फोकस कीवर्ड है उसको टाइटल में रखा है। तो वैसे भी आपको भी वैसे ही करना है और ट्राई कर सकते हैं ये भी कि जो आपको फोकस कीवर्ड है स्टार्टिंग में आ जाए, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने किया है मार्केटर ने व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग पहले आ गया है, तो ये चीज़ आपको भी करनी है। देन दूसरा, थर्ड, कीप इट इंटरेस्टिंग एंड कैची। आपको जो फोकस कीवर्ड है वो आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका टाइटल है वो थोड़ा कैची और अटेंशन ग्रैब करे वैसा होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग लर्न इट इन 5 मिनट्स। तो नील पटेल ने जो लिखा है आर्टिकल, तो उसमें आपको अटेंशन ज़्यादा ग्रैब करने वाला है। कैसे कि वहाँ पर आप देखेंगे कि लर्न इट इन 5 मिनट्स, तो आपको लगता है 5 मिनट्स में डिजिटल मार्केटिंग की मुझे डेफिनेशन और ओवरव्यू मिल जाएगा। और दूसरा, एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स। तो इन्होंने बताया कि सिंपल टर्म्स में अगर आप कुछ टेक्निकल टर्म्स वगैरह कुछ नहीं, सिंपल टर्म्स में आपको इजीली समझ में आ जाएगा, तो ये भी कैची हो गया। रेदर देन आप अगर ये खोलेंगे तो ज़्यादातर लोग इस पे और इस पे ज़्यादा क्लिक करेंगे रेदर देन ये वाला सिंपल की व्हाट इज मार्केटिंग। तो इस तरह से अगर आप ट्राई करेंगे तो जो आपकी कंपटीशन में जो रैंक कर रहे होंगे आर्टिकल्स या वेब पेजेस, उनसे ज़्यादा आप ट्रैफिक लेके आ सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। द नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका जो कंटेंट है उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर करना है। आपको ऑर्गेनाइज सारे कंटेंट में जो पॉइंट्स हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने हैं। फर्स्ट कैसे करेंगे कि आपको जो इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, फर्स्ट आपको जो जो भी आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें आप जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन लिखना है, प्लस जो आपका फोकस कीवर्ड है उसको वहाँ पर यूज़ करना है आपको। फर्स्ट 100 वर्ड में अगर आप कीवर्ड यूज़ करते हैं तो वो एसईओ के लिए थोड़ा बेटर माना जाता है। और दूसरा, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। हेडिंग आपकी जो भी प्रॉपर कंटेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए हेडिंग्स एंड सब हेडिंग बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हेडिंग्स में होती है H2, H3, H4 और H1 जो होता है वो आपका जो मेन टाइटल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट एग्जाम में देखा था व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, वो वहाँ पर H1 था, वो जो कि आपका मेन टाइटल होता है। बाद में जब अपन दूसरे जो हेडिंग्स यूज़ करते हैं वो होती है H2 से शुरू, देन H3, H4, H5 ऐसे। तो आपको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना है। फॉर एग्जांपल H2 के अंदर वही H3 जो बनेगी वो H2 का पार्ट होती है, वो H3 होती है। देन समझ लो कुछ नया पार्ट शुरू कर रहे हैं तो वो H2 वापस शुरू हो जाता है। और H3 के अंदर भी सब कैटेगरीज है तो H4 उसको आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको कंटेंट को प्रॉपर स्ट्रक्चर करना है। अगर H2 और H3 तक ही यूज़ हो रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि पैराग्राफ्स हमेशा शॉर्ट रखने हैं आपको ये चीज़, और सेंटेंसेस होते हैं वो शॉर्ट रखने हैं, और बुलेट पॉइंट्स और नंबर्स यूज़ करने हैं। बुलेट पॉइंट और नंबर यूज़ करते हैं तो आपके कंटेंट को प्रॉपर स्ट्रक्चर करके रीडेबिलिटी आपकी जो होती है वो इंप्रूव हो जाती है और जो एसईओ के लिए भी बेटर होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कुछ 10 टिप्स दे रहे हैं क्विकली, जिसमें आप एक दो पैराग्राफ में आपने 10 टिप्स बता दी कंटिन्यूसली, रैदर देन ऐसा लिखने के आप कुछ बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल 10 बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर लिया, फिर 10 नंबर्स यूज़ कर लिए 1 2 3 4 5, और एक एक लाइन की आपने समझ ली फॉर एग्जांपल टिप्स दे दी, तो वो ज़्यादा ईजी पढ़ने में है रैदर देन कि आप उसने 5-10 पैराग्राफ में उसको 10 टिप्स को कवर कर लिए एक साथ ही। तो इस तरह से आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है और यूज़र फ्रेंडली कंटेंट बन जाएगा आपका, और यूज़र फ्रेंडली कंटेंट हमेशा अच्छा रैंक करता है गूगल पर। देन नेक्स्ट थिंग है कि आपका जो कीवर्ड फ्लो है, जो आप कीवर्ड्स आपने रिसर्च किए थे स्टार्टिंग में, वो नेचुरली यूज़ होने चाहिए आपके कंटेंट में, एज रेदर देन कि आपको ऐसा ऐसा दिख रहा है आपका कंटेंट कि आप कीवर्ड से आपने ज़बरदस्ती यूज़ करने पड़ रहे हैं, आपको यूज़ हो कर नहीं पा रहे आप, वैसा नहीं होना चाहिए। स्टफिंग टाइप नहीं लगना चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि नेचुरली यूज़ हो रहा है वर्ड, और यूज़र को ऐसा लगना चाहिए कि कीवर्ड डाले हुए ज़बरदस्ती। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल एसईओ से रिलेटेड मैंने एक आर्टिकल लिखा है, तो इसमें मोबाइल एसईओ गाइड है पूरा, तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंस, ऑडिटिंग स्ट्रेटजी, बेस्ट प्रैक्टिस सारा इंक्लूड कर दिया है, कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल है। तो मेरा जैसे कि कुछ दो कीवर्ड ये थे, मोबाइल फर्स्ट एसईओ एंड मोबाइल एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो मैंने ये ट्राई किया कि फर्स्ट पैराग्राफ या इंट्रोडक्शन में अपने कुछ एक दो कीवर्ड यूज़ करो, वो भी नेचुरली। तो आप अगर इस पैराग्राफ को रीड करके देखेंगे तो आपको जो यूज़र एज ए यूज़र आप रीड करेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये ज़बरदस्ती स्टफ किए हुए हैं, नेचुरली यूज़ किया है कीवर्ड्स। बाकी जगह भी जैसे फुल कंटेंट में भी आप कहीं पे भी यूज़ करेंगे तो ये चीज़ आपको हमेशा ऐसे करनी कि नेचुरल फ्लो आना चाहिए कीवर्ड्स का। स्टफिंग का मतलब होता है कि समझ लीजिए आपने 500 वर्ड का एक आर्टिकल लिखा है और उसमें आपके 5 कीवर्ड है, तो आपने देखा कि स्टार्टिंग में ही आपने समझ लीजिए कि 2-3 कीवर्ड यूज़ कर लिए, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में 2-3 कीवर्ड यूज़ कर लिए, और मतलब
500 वर्ड में अगर समझ लो 5 कीवर्ड की जगह आपने 10 कीवर्ड यूज़ कर लिए कि जो मैं जल्दी रैंक कर जाऊँगा, इन सब कीवर्ड पे रैंक कर जाऊँगा, तो आपकी बहुत बड़ी भूल होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कीवर्ड स्टफिंग में काउंट होता है और नेगेटिव एसईओ का पार्ट करता है। अगर आप सोच रहे हैं रैंक कर जाएगा, वो बिल्कुल रैंक नहीं करेगा। उल्टा अगर गलती से रैंक कर भी गया एक बार, तो बाद में वो ऐसे नेगेटिव एसईओ इफेक्ट उस पे जब गूगल ट्रैक कर लेगा उसको, तो वो आपको बाद में कभी रैंक ही नहीं कर पाएगा और ओवरऑल वेबसाइट पे इम्पैक्ट डालता है। तो आपको ये चीज़ हमेशा अवॉइड करनी है। स्टफिंग आपको कीवर्ड में कभी नहीं करनी चाहिए। चाहे आप वेब पेज कंटेंट लिख रहे हो, चाहे आर्टिकल्स लिख रहे हो, चाहे दूसरा कोई भी लैंडिंग पेज का कंटेंट वगैरह कुछ भी लिख रहे हो। और कीवर्ड्स आपको ऐसे फाइंड करने चाहिए स्टार्टिंग में ही जो रिलेवेंट हो आपके टॉपिक से रिलेटेड, रेदर देन कि आप सोचते हो कि मैं दूसरे आर्टिकल्स के भी लिए रैंक कर जाऊँ या फिर जो इररिलेवेंट टॉपिक्स हैं उनके लिए भी रैंक कर जाऊँ इस कंटेंट से। ऐसा नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि गूगल की एल्गोरिथम बहुत स्ट्रांग है और नई नई उसमें अपडेट आती रहती है। और अब जब भी आप जिससे कुछ नेगेटिव चीज़ें कर लेते हैं, जो कि ब्लैक हैट एसईओ का पार्ट भी होती है कीवर्ड स्टफिंग को, तो वो अगर आपकी वेबसाइट पे डिटेक्ट होती है, कंटेंट में डिटेक्ट होती है, तो वो रैंक नहीं कर पाता। फिर आप ब्लॉग पोस्ट में बहुत सारी इमेजेस यूज़ करेंगे जिसमें कि आपकी रीडेबिलिटी और इंप्रूव हो जाए, यूज़र को थोड़ा कंटेंट इंटरेस्टिंग लगे, और प्लस आपको जैसे कि स्टैट्स दिखा दिया मैंने। जैसे मोबाइल एसईओ का आर्टिकल था, तो मैंने मोबाइल ट्रैफिक कितना इंक्रीज़ हो रहा है ओवर द ईयर्स, वो मैंने इसको प्रैक्टिकली जो किसी अथॉरिटी वेबसाइट ने रिसर्च कर रखी है उसका मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दिया। तो ये तो आपको करना है। प्लस उसके साथ जब ये ऐसी चीज़ें यूज़ करें, चाहे स्टैट्स का पैराग्राफ स्क्रीनशॉट यूज़ करें, चाहे कुछ नेचुरल इमेजेस यूज़ करें, तो आपको ये ध्यान रखना, जब अपलोड करें इमेजेस उनसे पहले आप वहाँ पर उसका टाइटल चेंज करिए। फॉर एग्जांपल आपने कोई फोटो क्लिक कर रखी है, अपने कैमरा से, तो जैसे उनका टाइटल वगैरह होता है IMG00 ऐसा कुछ, या फिर डेट वगैरह से स्टार्ट हो जाता है, या फिर कोई इसे डाउनलोड करते हैं तो इररिलेवेंट टाइटल होता है। तो अपलोड करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि उसका आपको रीनेम कर देना है। आपने जैसे फॉर एग्जांपल ये मोबाइल ट्रैफिक से रिलेटेड इमेज है, तो मैंने इसका टाइटल रख देंगे मोबाइल एसईओ या फिर मोबाइल ट्रैफिक वेबसाइट, ऐसा कुछ करके जो आपकी कंटेंट से या फिर कीवर्ड से थोड़ा मैच करे। और दूसरा, जब टाइटल करने के बाद अपलोड कर दिया, तो आपको ऑल टैग्स यूज़ करने होते हैं। ऑल टैग्स क्या होता है कि गूगल को बताता है कि आपकी इमेज का इंटेंशन क्या है। तो जैसे समझ लीजिए ये मोबाइल ट्रैफिक था, या फिर मैंने मोबाइल एसईओ गाइड में यूज़ किया इसको, तो मैं उसका ऑल टैग रखता हूँ मोबाइल ट्रैफिक ओवर द ईयर्स, या फिर मोबाइल ट्रैफिक एसईओ। इस टाइप से कुछ मैं ऑल टैग्स रखूँगा जिससे गूगल को पता चले कि इस इमेज का इंटेंशन क्या है। जैसे आपके कंटेंट से पता चल रहा है गूगल को कि इस आर्टिकल का इंटेंशन क्या है, वैसे ऑल टैग से पता चलता है कि इमेज का इंटेंशन क्या है। तो इसलिए आपको ऑल टैग्स हमेशा यूज़ करने चाहिए। इसका बेनिफिट और ये है कि जब आप गूगल इमेजेस में कोई सर्च आती है, फॉर एग्जांपल इस मोबाइल ट्रैफिक मैंने ऑल टैग यूज़ किया और गूगल सर्च में इमेजेस में जाकर कोई मोबाइल ट्रैफिक सर्च कर रहा है, तो इमेज वहाँ पर अगर रैंक कर गई, तो वहाँ से भी क्लिक आकर वेबसाइट पे मेरा आर्टिकल पे आने के चांसेस यूज़र के बढ़ जाते हैं, जिससे कि ट्रैफिक आपका ओवरऑल इंप्रूव हो जाता है। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एसईओ के लिए, वो आपको वन बाय वन सारे पता होने चाहिए, क्योंकि अगर इनका अच्छे से यूज़ करते हैं तो आपका आर्टिकल या हो या चाहे वेब पेज कंटेंट हो, कंटेंट इजीली रैंक कर सकता है। तो फर्स्ट, राइट कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट। कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट का एक मीनिंग प्रॉपर जो होता है वो ये है कि इन डेप्थ कंटेंट होता है। आप किसी भी टॉपिक पे लिख रहे हैं तो उसको आपने अच्छे से कवर किया, जो भी यूज़र आ रहा है उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका आर्टिकल 3000 वर्ड का होना चाहिए, 2500 वर्ड का होना चाहिए, या फिर 1500 वर्ड का होना चाहिए। 1000 वर्ड में भी अगर आपका आर्टिकल में कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं आप, तो दैट इज़ इनफ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3000 वर्ड में अगर लिख भी नहीं पा रहे, फॉर एग्जांपल 1500 वर्ड में आपका कोई आर्टिकल है, उसको अच्छे से कवर हो गया है वो, लेकिन आपने सोचा कि मुझे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखना है, तो मैं 3000 वर्ड लिखूँ। 3000 वर्ड के लिए कुछ आर्टिकल से टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको कॉम्प्रिहेंसिव या गाइड टाइप करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो मैंने आर्टिकल दिखाया था आपको मोबाइल एसईओ गाइड, वो अराउंड 2500 वर्ड्स का है। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको डिस्कस हो सकती थी 2500 में, और उसको 3000 तक भी स्ट्रेच किया जा सकता था। तो वो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ईज़ी टॉपिक्स हैं जो 1000 वर्ड में कवर हो सकते हैं या 1500 वर्ड में कवर हो सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको करना है। लेकिन आपका मतलब जो जब लिखते टाइम आपका मोटिव होना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट हो और सारी जो पॉइंट्स है वो कवर हो जाए उसमें। मतलब जो यूज़र आ रहा है उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ऐसा नहीं कि अधूरा इन्फॉर्मेशन मिले और दूसरे उसको वेब पेज पे या आर्टिकल पे जाना पड़े उसके बाद में। देन यूज़र फोकस्ड कंटेंट होना चाहिए आपका। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मुझे कंटेंट पे सिर्फ ट्रैफिक लेके आना है, उससे कोई मतलब नहीं कि यूज़र का इंटेंशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका फर्स्ट इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे जो टॉपिक पे रैंक कर जाऊँ, उसके बाद जो यूज़र आए उसको जो जिस इंटेंशन से आए वो फुलफिल हो जाए। फॉर एग्जांपल कोई सर्च कर रहा है हाउ टू ग्रो यूट्यूब फॉलोवर्स या फिर यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, तो आपने उसके ऊपर अच्छे से आर्टिकल किया 2000 वर्ड्स का फॉर एग्जांपल, और उस पर आया और सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल गई कि कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या टिप्स होनी चाहिए, व्यूज़ लाने के लिए और क्या करना चाहिए, क्या कुछ टूल्स यूज़ करने चाहिए, तो वो कौन से हैं। रेदर देन कि आप बस ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो उसका इंटेंशन फुलफिल कर दिया। कुछ लोग क्या करते हैं कि कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि मुझे बस रैंक करने से मतलब है, बाद में
अधूरा इन्फॉर्मेशन मिले या नहीं मिले कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने 15-20 कीवर्ड निकाल दिए, स्टफिंग करने की कोशिश की या फिर नेचुरली भी स्पिन कंटेंट करके करने की कोशिश की, वो होना नहीं चाहिए आपके कंटेंट में। क्योंकि यूज़र फ्रेंडली कंटेंट होगा तो उस पे क्लिक ज़्यादा आएँगे, और जब क्लिक ज़्यादा आए तो जब लोग पढ़ेंगे पूरा उसको टाइम लेंगे पढ़ने में, तो आपकी बाउंस रेट भी डिक्रीज़ होगी। देन मेटा डिस्क्रिप्शन वो कंटेंट होता है, जैसे आपकी गूगल पे समझ लें आपने कुछ सर्च किया, तो टाइटल्स होते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग वहाँ पे शो हो रहा था, तो उसके नीचे 2 लाइन शो हो रही थी, 1 डेढ़ लाइन, उसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, जो टाइटल के नीचे थोड़ा-सा डिस्क्राइब करता है आपके कंटेंट को। तो उसको आपको थोड़ा कैची बनाना है, उसमें ध्यान रखना है कि यूज़र को थोड़ा अटेंशन करनी, ग्रैब उसकी, प्लस आप उसमें एक कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं अपना। और मेटा डिस्क्रिप्शन में आप कीवर्ड के साथ थोड़ा एक्शन लेने वाले वर्ड्स हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल रीड नाउ, या फिर कुछ जैसे कि वेब पेज के लिए लिख रहे हैं तो नो मोर, इस टाइप से कीवर्ड कीवर्ड क्या इस टाइप से वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग वो होती है जो जिसमें फॉर एग्जांपल आपने आर्टिकल लिखा, मोबाइल एसईओ गाइड की बात करते हैं, और समझ लीजिए कि इसमें मैंने कोई डिस्कस किया कि एसईओ क्या होता है, तो एसईओ से रिलेटेड समझ लीजिए मैंने कोई दूसरा आर्टिकल भी लिख रहा है इन डेप्थ, तो उस एसईओ वाले वर्ड पे मैंने हाइपरलिंक कर दिया उस आर्टिकल को, दूसरे अपनी वेबसाइट पे जो दूसरा आर्टिकल है उसको, या फिर एसईओ सर्विस का मेरा कोई पेज बना हुआ है, तो उसको मैंने वहाँ पर हाइपरलिंक कर दिया, तो हो गई इंटरनल लिंकिंग, जो मेरे वेबसाइट पर ही उसका लिंक जा रहा है दूसरा। एक्सटर्नल लिंकिंग है कि वो जो लिंक है वो किसी और वेबसाइट पे जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे आप गेस्ट ब्लॉगिंग में देखते होंगे, गेस्ट ब्लॉग पोस्ट जब करते हैं तो वहाँ से बैकलिंक्स के लिए करते हैं। बैकलिंक्स में क्या होता है कि कोई ब्लॉग है वो किसी और वेबसाइट को लिंक दे रहा है उसी कोई कीवर्ड वगैरह पर, तो होती है एक्सटर्नल लिंकिंग। और अपने कंटेंट में भी आपको एक्सटर्नल लिंकिंग ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने ये अभी वो बात कर रहे हैं आर्टिकल की, उसमें जैसे मैंने स्टैट्स यूज़ किए थे, तो वो रिपोर्ट मेरी तो है नहीं, उसका क्रेडिट किसी और जो कोई ऑथोरिटी वेबसाइट है उसका है। तो मैंने जब इमेज यूज़ की है तो वहाँ पर कहीं मैं रिपोर्ट की मेंशन करूँगा डेटा को, तो वहाँ पर मैंने समझ दिखा दिया कि अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट, तो रिपोर्ट या फिर माइक्रोसॉफ्ट में मैंने हाइपरलिंक कर दिया माइक्रोसॉफ्ट की जो रिपोर्ट थी, ओरिजिनल डेटा था उसको, तो वो हो गई एक्सटर्नल लिंकिंग। तो ये भी आपको आर्टिकल में करनी चाहिए ताकि आप ऑथोरिटी कंटेंट उसमें बिल्ड कर पाएँ। जैसे आपने रिपोर्ट की लिंक दे दी तो लोगों को लगेगा कि जो इसने कंटेंट में स्ट्रक्चर या स्टैट्स यूज़ किया है वो ओरिजिनल है। देन वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन। आजकल लोग क्या करते हैं कि वॉइस सर्च यूज़ करते हैं कोई भी सर्च करने के लिए, फॉर एग्जांपल अलेक्सा आ गया है, गूगल असिस्टेंट है, सिरी है, तो लोग डायरेक्टली बोलकर सर्च कर लेते हैं कि उनको भी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उनसे रिलेटेड भी आप ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करिए, क्योंकि उन पे सर्चेज़ ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है धीरे-धीरे। ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको वॉइस असिस्टेंट डिवाइसेज़ जो होते हैं उनको परचेज़ कर रहे हैं और उन पे सर्च कर रहे हैं। तो उनको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कुछ क्वेश्चन सर्च करते हैं एक्चुअली जनरली लोग। जैसे एक आंसर द पब्लिक टूल है, उस वो आपने यूज़ किया और वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं कि जो लोग सर्च करते हैं। गूगल पे सर्च आती है जिनकी, या फिर दूसरे सर्च इंजन पे जिनकी सर्च आती है। तो वहाँ से आपको क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो, अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं। कोरा पे भी कुछ क्वेश्चंस फाइंड कर सकते हैं आप। क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरली वॉइस सर्च में ज़्यादा होते हैं। तो और उसके अलावा आपको एनालिसिस करनी है। आपने जैसे कंटेंट पब्लिश कर दिया, फॉर एग्जांपल 1-2 महीने हो गए कंटेंट को, आप अपने सारे वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल गूगल एनालिटिक्स से चेक कर रहे हैं कि किन आर्टिकल्स पे ट्रैफिक आ रहा है और किन पे नहीं आ रहा है। और ये भी देखना है आपको कि किसी टॉपिक पे या फिर जो गूगल में सर्च हो रहा है तो इनसे उस पे इंप्रेशन आ रही है बट क्लिक नहीं आ रहे हैं। तो एनालिसिस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप में इम्प्रूवमेंट का स्कोप कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल आपने जैसे आर्टिकल लिखा वो गूगल पे रैंक कर गया बट उस पे क्लिक्स नहीं आ रहे। तो आप एनालिटिक्स में देखेंगे कि फॉर एग्जांपल इसमें 5000 इंप्रेशन है लेकिन क्लिक्स ओनली 50 है, तो उसमें पता चलेगा आपको कि मेरा जो टाइटल वो कैची नहीं है, मतलब लोग देख रहे हैं उसको लेकिन उस पे क्लिक नहीं कर रहे हैं। मतलब लोग देख रहे हैं बट उसको क्लिक नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब है कि आपका टाइटल कैची नहीं है, तो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो उस कंटेंट को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाउंस रेट अगर आपकी इंक्रीज़ हो रही है, तो आपको देखना है कंटेंट में और कैसे रीडेबल बना सकता हूँ जिससे कि बाउंस रेट डिक्रीज़ हो जाए। तो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। देन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो आप लैंग्वेज एंड टोन यूज़ कर रहे हैं अपने आर्टिकल में वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ब्रिटिश इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश में से एक में कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपका वो एक ही आपको फॉलो करना चाहिए, रादर देन कि आप दोनों कहीं भी। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन वर्ड है तो इसमें आप जेड से भी जाता है ऑर्गेनाइजेशन और एस से भी आता है, तो एक में ब्रिटिश और इंग्लिश, एक इंग्लिश और एक में अमेरिकन इंग्लिश है, तो आपको जो यूज़ कर रहे हैं वो एक यूज़ करनी है। दूसरा, आपकी जो लैंग्वेज एंड टोन है वो भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप रीडर से आई और यू के बीच में कन्वर्सेशन करने के लिए उस टाइप से आपने कोई आर्टिकल लिखा है, तो उस हिसाब से थ्रू आउट द आर्टिकल वैसे ही रखना है, कहीं आपको वापस बीच में थर्ड पर्सन पे नहीं चले जाना है। और जो आपके दूसरे आर्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल आप महीने के 10 आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उन आर्टिकल में सब में आप ट्राई करना है कि थोड़ी कंसिस्टेंसी हो। फॉर एग्जांपल कहीं पे हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, और लास्ट में आपसे भी कंक्लूड करने के लिए कंक्लूजन वर्ड यूज़ कर रहे हैं या फिर फाइनल थॉट्स यूज़ कर रहे हैं। तो बाकी आर्टिकल्स में भी उस तरह से आपको रखना है ताकि पता रहे लोगों को कि ये किसने लिखा है या फिर किस वेबसाइट का है। इससे आप थोड़े क्रेडिबल भी बन जाते हैं और लोगों को पता भी चलने लग जाता है कि ये आर्टिकल किसने लिखा है।
देन यूनिकनेस, यूनिक कंटेंट होता है तो सबसे जल्दी इजीली रैंक करता है, क्योंकि यूनिक कंटेंट ही देख रहा होता है गूगल। जो कंटेंट पहले से पड़ा है, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कुछ कंटेंट है वो पहले से उस पर बहुत सारी वेबसाइट से, टॉप वेबसाइट से उन्होंने लिख रखा है, उस पर आप नया आर्टिकल क्रिएट करते हैं, वैसा ही कुछ उनसे ही देखकर या फिर स्पिन कंटेंट करके या फिर कुछ वर्ड्स को इधर उधर करके, तो वो रैंक नहीं करेगा। तो आपको यूनिक कंटेंट लिखना है, अपने थॉट्स हैं अपने हिसाब से लिखना है, वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं, रिसर्च करें तब समझ सकते हैं चीज़ों को कि किस क्या चीज़ें होती है और किस तरह से लोग सर्च कर रहे हैं, और सब कुछ कर सकते हैं रिसर्च। कॉम्पिटिटर्स के आर्टिकल्स को भी देख सकते हैं, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज एंड टोन है, उनके वर्ड्स हैं या फिर उनके जो आइडियाज़ हैं उनके अंदर, उनसे आपको अलग यूनिक कंटेंट क्रिएट करना है। यूनिक कंटेंट होता है वो बहुत ईजी टू रैंक होता है, और आपको ये जब पब्लिश करें अपना आर्टिकल, तो वहाँ पे प्लेजियम चेकर जो टूल्स होते हैं, वहाँ से उसमें चेक कर लीजिए 100% यूनिक है कि नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एसईओ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। रीडेबिलिटी और आपकी लैंग्वेज एंड टोन, प्रॉपर कंटेंट का स्ट्रक्चर, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, कीवर्ड रिसर्च, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का यूज़ करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अगर आप यूज़ करके देखेंगे और कुछ आपने एग्जिस्टिंग कंटेंट, फॉर एग्जांपल आपका पर्सनल ब्लॉग रन कर रहे हैं और आप ये टिप्स फॉलो करके आप कुछ नया कंटेंट क्रिएट करेंगे 2-3 महीने, तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा इसमें क्लियरली। थैंक यू।